यहाँ पे नाज़रीन को बता दें कि मोदी का एक फ़िलॉसफी है जो आरएसएस से इंस्पायर्ड है। ये क्या है फिलॉसफी? ये फ़िलॉसफी 1925 में आई थी और अब 100 साल पूरे होने वाले हैं इस साल 27 अक्टूबर को। वो अपनी तरफ से जश्न मना रहे थे नागपुर के अंदर कि 100 साल में हम पाकिस्तान को ये जो कुछ हम करेंगे वो शोकेस करेंगे। और ये इंस्पायर्ड है आइडिया फाशिज़म से जो कि निकला है इटली का जो था मिसोलिनी था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को छेड़ा था मिल के नाज़ीज़ के साथ है। ये गोल वॉल्कर उससे इंस्पायर्ड है और उनकी वेबसाइट पे अभी भी मुसलमानों को दीमक के तौर के ऊपर पेश किया गया। वो मुसलमानों को एक बहुत बड़ा दीमक और एक प्रॉब्लम नहीं समझते, वो इन्हें क्राइसिस समझते हैं। उसी हवाले से मोदी ने वहाँ पे नैरेटिव शेपिंग की और जो इस्लामोफोबिया है उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करके लेजिस्लेशन पास कर दी। CAA पास किया उसने, सिटीजनशिप एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट पास किया। ये मैं बड़े गौर से लोगों को इसलिए बताना चाहूँगा कि मोदी ने इस सारी गेम से पहले क्या गेम डाली, बिल्कुल मुसलमानों को निशाना बनाने की। बिल्कुल मोदी जो है उसकी एक्सट्रीम वर्जन हमने 2002 में देखा कि उसने किस तरीके से वहाँ पे किया, और 2013 में आने के बाद उसने एक सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ के तमाम मीडिया जो कि ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करता था, मुझे अभी तक याद है करण थापड़, वहाँ पे बरका दत्त वगैरह, इन सब को एलिमिनेट किया। वो सब यूट्यूब पे बैठे हुए अभी है। और वहाँ के ऊपर जिस तरीके से वॉर मॉन्गरिंग करने के लिए वॉर क्रेज्ड एंकर भर्ती की है वो हमारे सामने है। उसका नतीजा भी उसने देख लिया और हमने भी देख लिया कि क्या होता है फिर अगर ऐसे करें। बिल्कुल सोसाइटी को उसने टॉक्सिक कर दिया और टोटल उन्हें कहा कि असल मेनास जो है रीजन के अंदर वो एक ही है और वो पाकिस्तान है, और उसमें पाकिस्तानियों से नफरत भी। उसके अलावा अच्छा, मुस्लिम जो अगेंस्ट उसने एक्ट किए वो कौन कौन से थे, आप कुछ गिनवा रहे थे? जी उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया कि वो नॉन मुस्लिम जो दूसरे मुल्कों से हमारे यहाँ आएंगे उन्हें आइडेंटिटी के बेस पे, उनके रिलीजन के बेस पे तेज प्रोसेस के थ्रू हम शामिल कर लेंगे, जबकि मुसलमानों को नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई। और दूसरे एंड के ऊपर उसने किया ये क्या कहते हैं NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है कि अगर तुम रह रहे हो इंडिया के बॉर्डर के अंदर तो कागज़ दिखाओ अपने। उसमें आसाम के अंदर रहने वाले उन मुसलमानों को टारगेट किया जिनका ताल्लुक बंगाल से था। उन्होंने इनकी फ़ौज में सर्विस अपनी दी, उसके बावजूद उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में उन्होंने बंद किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप कश्मीर को देखें। यहाँ पे लार्जर कैनवस पे अगर आप देखें तो मोदी जिस तरीके से मुसलमानों को सोचता है और उसकी जवानी जो RSS के सफ़ेयर के अंदर गुजरी है उसी कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तान को देखता है। यहाँ पे आपको इक्वेट करना पड़ेगा इजराइलियों को। इजराइल की मैं बात जब करता हूँ तो बात करता हूँ वहाँ के ऊपर जो पॉलिटिकल आइडिया है वहाँ का, जो क्या कहते हैं ज़ायनिज़्म का, उसका ताल्लुक इस RSS जमात की जो फिलॉसफी हिंदुत्व है उसके साथ है। इसीलिए इस जंग में अगर इंडिया को किसी एक कंट्री की हमायत हासिल थी तो वो सिर्फ इजराइल की थी। वो तो हमने देखी। जी तो ये इजराइल के जो यहाँ के ऊपर आए थे अपना क्या कहते हैं ड्रोन्स आए थे, आप उसे सिर्फ ये ना देखें कि इजरायली मेड थे, ये एक लार्जर मैसेज है मुसलमानों के लिए। इसीलिए पाकिस्तान की फतह को पूरी मुस्लिम दुनिया हेल कर रही है। आपको अजरबैजान में भी जलसे जुलूस नजर आएंगे, तुर्की में, अरब रीजन के अंदर भी है। तो ये जो युद्ध थी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं थी, है ये मुसलमानों और उन डार्क फोर्सेस के दरमियान थी जो पिछले 2 साल से जुल्म डाल रहे हैं। और मोदी को लगा था कि जिस तरह उधर अनचेक्ड इम्प्यूनिटी है, कोई वाली वारस नहीं को पूछता नहीं, मैं इधर भी मर्जी करूंगा। और उसने हमें समझ लिया था कि ये गजा है, गजा है कि भाई आओ फेंको मिसाइल और चले जाओ, और अमेरिका कुछ भी नहीं कहेगा। और ये देखें उसका पैटर्न जो उसने पानी बंद किया है, उन्होंने वहाँ खुराक बंद की हुई है। ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा कि मोदी ने फ्रेमिंग यहाँ पे मुसलमानों की वही की। लेकिन वही बात जैसे मैंने पहले कहा 12 साल में वो एक खास रियलिटी के बबल के अंदर था जो जेन्युइन नहीं था। और अच्छा, 4 घंटे बाद जो उसको हकीकत बता रहा था उसको वो सैक करता जा रहा था। बिल्कुल। और जो कह रहा था ठीक है मैं करूँगा, मतलब आप देखें कि उनकी फ्रंट लाइन और टॉप रैंक्स की उनके जो ऑफिसर हैं, एयर वाइस मार्शल से बड़ा क्या ओहदा हो सकता है। और साबिक आर्मी चीफ आज से नहीं कह रहे, लेकिन वो जनरल बख्शी को ही सुनता था मेरे ख्याल में, जो अर्नब गोस्वामी के साथ बैठा हुआ है। और नतीजा अब चेक करें पूरी दुनिया के अंदर वॉर की हिस्ट्री में 4 घंटे के अंदर अंदर सीज फायर कहाँ होता है। हमने तो 2 दिन 48 घंटे उनका जिस तरीके से वो हमारे पे वॉर वेज कर रहे थे, हम उसे रोक रहे थे, डिफेंसिव मूड में थे। 4 घंटों के अंदर चीखें निकाल दी हमने उस हिंदुत्व माइंडसेट की जो खुद को इनविंसिबल समझता था। नहीं देखिए, मेरे लिए भाई साहब थोड़ा सा है, इंसानी अकल भी तस्लीम नहीं करती कि हथियार बहुत अच्छे थे, यानी जहाज बहुत अच्छे थे। डेफिनेटली उस टेक्नोलॉजी से यानी बिल्कुल इनकार मुमकिन नहीं। बिल्कुल। ये हुआ कैसे? इंसानी अकल अगर इसको तो केस स्टडी के तौर पे देखेगी दुनिया कि ये कैसे किया है इन्होंने। बिल्कुल, बल्कि पूरी दुनिया की जो एयर वॉर इंडस्ट्री के लोग हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो मैं पढ़ा था वाशिंगटन पोस्ट की खबर कि वो परेशान होकर बैठे हुए हैं कि इंडिया ने अपने लिए तो रसवाई समेटी,
इसने हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर था उसको इस वॉर जोन के अंदर जो है वो चाइना से नाको चने जो चुभवाए हैं। उसके बाद वो सोच रहे हैं कि जो हम इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे देखते हैं एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, क्या ये दुरुस्त है? याद रखें ये वो अमेरिका है, उसने इसकी सपोर्ट हम जिस बात कर रहे थे सफारती सतह पे नहीं की, लेकिन ये वही डोनाल्ड ट्रंप है। जब 2016 में आया था तो यहाँ मैं अपनी जो ऑडियंस है उनको व्यूअर्स को बताता चलूँ, उसने लमोवा मुआहदा किया 2016 में, स्ट्रेटेजिक मुआहदे किए, सिविल न्यूक्लियर मुआहदा भी इंडिया का अमेरिका से मौजूद है। उसके तहत एक तय हुई अंडरस्टैंडिंग लमोवा के तहत कि एक दूसरे की मिलिट्री बेस इस्तेमाल करेंगे रिपेयर करने के लिए और रीसप्लाई करने के लिए। 2018 के अंदर मुआहदा उन्होंने किया कॉमकासा का, जिसके अंदर उन्होंने कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी बढ़ाने की बात की और एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात की। थर्ड उन्होंने किया 2020 में बैक का बेसिक एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की। इस पूरी वॉर में अमेरिका ने इंडिया को 1% भी कोई हेल्प नहीं की। हालांकि ये मुआहदे तो बड़े हमारे लिए अगर देखें दुश्मन के तौर पे खतरनाक है, खतरनाक मुआहदे हैं। और उसी वक्त जो है हम जब और याद रखें जब ये मुआहदे हो रहे थे उस दौरान ट्रंप ने 1 जनवरी 2018 को ट्वीट करके पाकिस्तान को टेररिस्ट का सेफ हेवन करार दिया था और डिसीटफुल कंट्री का था, धोखेबाज जिसने अरबों डॉलर लिए। ये वही ट्रंप हैं, लेकिन टर्म 2018 2025 5-7 साल के बाद, 7 साल में। और ये वही मोदी है जो 14 फरवरी को जाके बड़े जफ्फे डाल रहा था, गले मिल रहा था और उधर 21 जनवरी को अपने जयशंकर को भेजा हुआ था इनॉग्रेशन की स्पीच में और बच्चे खिला रहा था एलन मस्क के वहाँ के ऊपर हमने देखा। लेकिन वॉर के अंदर हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे ये नाजरीन को बताना जरूरी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो गैर रिवायती किस्म की एंटिटी है वहाँ पे है। वो भारत नवाज जो लॉबी है डीप स्टेट अमेरिका की, उसके साथ उसका किसी तरीके से कोई अपना आप कह लेंगे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, माइंडसेट की है। हालांकि इंडिया पार्टनर है उनका नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से, और एक और बात यहाँ के ऊपर मैं बोलना चाहूँ वो बात बताना कि जो उसकी टीम है वो सारी एंटी पाकिस्तान है। मार्को रूबियो पिछले साल 27 अप्रैल को एक बड़ी करारदाद लेके आता है सेनेट में कि पाकिस्तान को टाइट कर दें अगर इंडिया को ये डैमेज करता है और इंडिया को वो स्टेटस दें जो आपने इजराइल को दिया है, जापान को दिया और साउथ कोरिया को दिया है, एक लेवल ऊपर चले जाए। तो और इसी रोबियो ने अभी क्या किया जरा वो भी बता दें। हाँ, और इसी रोबियो ने अभी जिस तरीके से ट्वीट किया उसमें उसने इंडिया को जिल्लत जो है उसके अभी तक ट्विटर हैंडल पड़ी हुई है कि इंडिया सिर्फ इसको डिस्कस नहीं करेगा पहलगाम को, इंडिया ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पे बात करेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने किसी सूरत में सीज फायर की गारंटी नहीं दी थी जब तक इंडिया हमारे इंडस वाटर को, टेररिज्म को और ये जो हमारे साथ एस्केलेशन की है तीनों को डिस्कस ना करे। ऑफ कोर्स इससे आगे बातें जा सकती हैं। इंडिया मोदी अभी अपनी हजीमत छुपा रहा है। इसी रोबियो ने हमारे आर्मी चीफ को फ़ोन किया है। बिल्कुल, इससे कुछ दिन पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हम तो देखेंगे, दोनों मुल्क खुद देखें अपनी चीज़ों को। बिल्कुल, आपने इसी रोबियो ने फिर फ़ोन किया ना। जी। अब हमारे आर्मी चीफ को क्यों फ़ोन करना पड़ा? बिल्कुल, और यही जेडी वैंस है जिसकी मिसेस जो है इंडियन रीजन से है और वो बच्चे लेके उन्हें इंडियन कल्चर सिखा रहा है और ये बंदा एंटी पाकिस्तान है। लेकिन असल चूंकि फॉरेन पॉलिसी का ड्राइवर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल है। वो ट्विटर हैंडल जैसे ही ट्वीट फेंकेगा तो फिर सब कुछ फ्लैश हो गया। और एक और बात यहाँ पे बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप मोदी की बड़ी साजिश थी हमेशा से कि वो इंडिया में होने वाली दहशतगर्दी को एक दहशतगर्दी कॉन्टेक्स्ट में दिखाए, उसको लिंक ना होने दे कश्मीर की जो हुर्रियत है आज़ादी से। डोनाल्ड ट्रंप इस वाक़े को उसके बगैर नहीं देखता, वो कॉन्टेक्चुअलाइज करता है कि इसका ताल्लुक उस लड़ाई के साथ है जो चल रही है कश्मीर के अंदर इतने दहाइयों से, उसके ट्वीट से जाहिर भी हो गया। और इवन मोदी को राहुल गांधी हमने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट में कह रहा है कि जो मसला दो मुल्कों के बीच में था तुमने उसे इंटरनेशनलाइज कर दिया और तुमने मसालियत के लिए लोगों को कर दिया। इसी चीज़ से तो भाग रहे थे वो।